नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा और इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये छठा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से छठे पार्ट को शुरू करते हैं। ही इज़ आउट ऑफ टाउन मैडम। हमारे पुलिस बल उनके घर गया था जैसा आपने कहा था, लेकिन वह अपने घर पर नहीं है। हम उसके आईपी एड्रेस को ट्रैक करके लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। दूसरी ओर से जब बात को कैजुअली ढंग से कहा गया तो अवनी ने हताशा में अपने निचले होठ को दांतों तले दबा लिया। अवनी ने मन ही मन सोचा, जब विवान के नाम पर नंबर रजिस्टर नहीं है तो पुलिस ने उसके घर पुलिस बल क्यों भेजा। जैसे ही सुबह के सूरज की रोशनी कमरे में प्रवेश की, अवनी बिस्तर छोड़कर उठ गई। हालांकि उन्होंने अत्यधिक मानसिक चिंता के कारण करवटें बदलते हुए रात बिताई, लेकिन थकान की एक बूंद भी उस पर नहीं पड़ी। कल रात तकिए पर सिर रख के मन में आज की योजनाओं के बारे में पहले ही सोच ली थी। एक दिन की सिक लीव के बाद आज उसे ऑफिस जाना है। घर लौटने से पहले विवान के केस को लेकर थाने भी जाना है। तथ्य यह है कि पुलिस मामले की जांच नहीं कर रही है, क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं है। उसके सिर में वही बातें घूम रही हैं। इसके अलावा अपनी माँ से दूसरे कमरे की चाबी लेनी है। अवनी अच्छी तरह से समझती है कि 2 लोगों के लिए इस कमरे में रहना कितना मुश्किल है। मोबाइल चार्ज में लगाकर बाथरूम में कदम रखते ही उसकी नज़र वहीं अटक गई। आलोक की ओर से 7 मिस्ड कॉल फ़ोन में चमक रही थी, लेकिन वह अपने मन में घृणा के कारण कॉल बैक करना नहीं चाहती थी। वह बिना रिप्लाई किए ही आगे बढ़ गई। भुआ के दिमाग में विवान का कीर्ति कलाप बताने की क्या जरूरत थी। उसने फ़ोन को ऐसे ही छोड़ दिया और बाथरूम में अपना कदम रखा। नहाकर कपड़े पहनने के बाद अवनी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठी। अवनी को यह देखकर अप्रत्याशित रूप से एक झटका सा लगा कि माँ और भुआ मिलकर किचन का काम संभाल रही हैं। काव्या भाभी की गैर उपस्थिति, रिद्धि और सिद्धि भी नहीं है। अन्य दिनों में तो इस समय दोनों बहनें घर को सर पर उठाकर रखती हैं। एक के बाद एक 2 बहनें हजारों शब्दों का जाल बुनती हैं, जो उसकी प्रिय भुआ अर्थात अवनी को लगभग विचलित कर देता है। उन दोनों को देखे बिना अवनी का दिल भी थोड़ा उदास हो गया। कल रात भैया के कमरे के कोने से दोनों भाई भाभी को झगड़ते हुए सुना था, लेकिन इसके लिए कमरे में नहीं निकलने का क्या मतलब। अवनी ने अपने आप से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धि और रिद्धि को लेकर भाभी अपने मायके अपने पिता के घर चली गई। इससे पहले भी काव्या भाभी भैया से झगड़ा करके पिता के घर गई थी। अवनी की स्मृति में वह घटना अभी भी उज्जवल है। अभी एक और मछली लो। और इतने थोड़े चावल क्यों डाले हैं? और थोड़े लो। जैसे ही चांदनी देवी उसे एक और मछली देने वाली थी, अवनी वापस वास्तविकता में आई। फिर वह भुआ के हाथ में मछली का शोरबा चिपका हुआ देखकर लगभग चौंक सी गई। विधवा होने के बाद सफेद कपड़ों को ही चांदनी देवी ने अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया था। मछली और मांस से तो वो कोसों दूर, यहाँ तक कि इसे छूने से भी बचती रही। मीट मांस परोसने के लिए कभी आगे नहीं आई, लेकिन यह आज अचानक क्या हुआ? अवनी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अवनी की माँ ने भी ननद की इन गतिविधियों को देख लिया था, लेकिन उसने शायद काव्या की गैर हाजिर रहने से या फिर किसी अन्य अज्ञात कारण से हो अपना मुंह बंद रखा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जब मन में मानसिक अशांति मौजूद होती है तो लोग शायद शिष्टाचार को भी बेकार कर देते हैं। ऑफिस का काम पूरा करने के बाद जब थके हुए शरीर को अवनी ने बस की सीट पर टिकाया, तब तक शाम हो चुकी थी। बाहरी रोशनी की कमी को पूरा करने के लिए शहर में तरह तरह की रोशनी जगमगा रही थी। अवनी अपने फ़ोन की डिजिटल न्यूज़पेपर पर न्यूज़ पढ़ रही थी। बाथरूम में छिपा कैमरा, पति गिरफ्तार। खबर की इस हेडलाइन पर उसकी नज़रें अटक गई। अवनी ने इस खबर को पढ़ना शुरू किया। पड़ोसी राज्य में एक गृहिणी के साथ घटी ये निंदनीय घटना। आरोपी ने यहाँ तक कह दिया कि वह अपने पत्नी को बेचने की सोच रहा था। राज्य का नाम देखकर अवनी की भौहें तन गई। विशाल भी तो शादी के बाद इसी राज्य में चले गए थे। फिर उसके मन में वह जहरीली याददाश्त वापस आ गई।
वह उस खबर को फिर से पढ़ने लगी। अदालत ने पैसों के लालच में अपनी पत्नी को बेचने की साजिश रचने वाले पति को 14 दिन हिरासत में रखने का आदेश दिया है। इस नील चक्र में कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है। सांस रोककर पूरी खबर पढ़कर अवनी स्तब्ध होकर रुक गई। यह खबर जैसे उसके अपने जीवन से पूर्ण समानता से मिलान कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आरोपी पति है और उसके जीवन में पति का भाई। लेकिन विवान ने तो कभी हमारे बाथरूम में प्रवेश नहीं किया। बस की खिड़की से बाहर शहर को देखते हुए अवनी ने अपने आप से कहा। आंखों के सामने इस खबर के घटते मंजर को देख उसके मन में अनगिनत यादें उमड़ रही हैं। शादी के दिन हल्दी की रस्म, रात्रि को शादी, बाद के दिन विदाई की यादें, फिर शादी की पार्टी, विशाल की अदा, माँ की चिंता, सब एक एक करके याद आ रही हैं। शादी के बाद 1 साल बाहर में बिताने के बाद विशाल अपने घर लौट आई और घर की साज सज्जा में कुछ बदलाव भी किए। एनक्लोजर शावर लगवाने से लेकर विशाल ने एक कोने में मार्बल बाथ टब भी लगवाया था और वह बाथरूम पूरी तरह से निजी था। अवनी और विशाल दोनों ही उसे इस्तेमाल किया करते थे। तो क्या विशाल सजावट में गुप्त कुछ बदलाव? जैसे ही नव जागृत विचार मन में आया, उसे एक झटका सा महसूस हुआ। अपने मृत पति के लिए नफरत और तेजी से बढ़ गई। दरअसल विशाल के प्रति अवनी के मन में एक भी अच्छा विचार नहीं आ रहा है। क्या विशाल भी इसी गिरोह का सदस्य है? अपनी पत्नी की क्लिप बनाकर उस क्लिप को बेचकर पैसे कमाना चाहता था। यह संदेह पूरी तरह से निराधार नहीं है। रिपोर्ट के एक हिस्से में स्पष्ट लिखा है, आरोपी के कॉल विवरण की जांच करने के बाद यह माना जा रहा है कि गिरोह के तार पड़ोसी राज्यों में भी स्थित हैं। लेकिन क्लिप विवान के हाथों में कैसे पड़ गई? विवान तो राज्य से बाहर कभी गया ही नहीं। जैसे ही उसके दिमाग में यह ख्याल आया, अवनी एक झटके में चलती बस की सीट पर उठ खड़ी हुई। हालांकि उसका पड़ाव भी आ गया था। उसी समय मोबाइल फोन ने जोर से अपने अस्तित्व की घोषणा की। अवनी बीच में ही रुक गई। डिजिटल स्क्रीन पर अनजान नंबर दिखाई देने पर उसने डरते हुए कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो, नमस्ते अवनी मैम, मैं गुप्ता परिवार का वकील बोल रहा हूँ। मैं कल आपसे सड़क पर मिला था। आशा है कि आपको याद होगा। हाँ हाँ बोलिए। ऐसे अचानक आए फोन से अवनी थोड़ी आश्चर्य में चकित हुई, लेकिन उसने अपने विचार को शांत रखा। विक्रम बाबू, मेरा मतलब है कि आपके ससुर ने 3 महीने पहले अपनी वसीयत बदल दी थी। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु से पहले ही वसीयत बदलने का निर्णय ले लिए थे। हालांकि विशाल बाबू कभी भी यह बदलाव नहीं चाहते थे, लेकिन विक्रम बाबू अपने फैसले पर अड़े थे और चूंकि वो तभी जिंदा थे, इसलिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन आप इस घर से चले जाने के बाद विक्रम बाबू की मृत्यु हो गई और बंटवारे का मुद्दा उठ खड़ा हुआ। वकील धारा प्रवाह कहता गया। हालांकि मिसेस गुप्ता आपको इस बारे में सूचित करने से मना किया था, लेकिन आप तो समझती होंगी, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रखना वकील का कर्तव्य के विरुद्ध है। वसीयत? किसका वसीयत? उस वकील की बातें सुनकर अवनी बीच सड़क पर ही खड़ी हो गई। श्री विक्रम बाबू ने अपनी पूरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आपके नाम पर रजिस्टर किया है और बाकी संपत्ति अपने दोनों बेटों के बीच समान रूप से विभाजित की है। वकील ने अवनी से कहा, क्या कल आप फ्री हैं मैडम? मैं अब थाने जा रही हूँ। क्या आप मेरे साथ थाने आ सकते हैं? मैं वसीयत की कॉपी पुलिस को सौंपना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस वसीयत का कुछ लिंक है। अवनी ने वकील को विवान की पूरी हरकतें बताई और उस पर जो बीत रही थी वो भी एक एक करके अवनी ने सभी वकील को बता दी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कहकर वकील ने फ़ोन काट दिया। थाने पहुंचकर, लेकिन एक आदमी हवा में कैसे गायब हो सकता है? ऑफिसर, वह जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, शादी करने की धमकी दे रहा है, अपनी पत्नी को तलाक देने की बातें कर रहा है। अवनी ऑफिसर की विपरीत कुर्सी पर बैठी थकान से भरी हुई बाहरी लहजे में कहती है, कहने की जरूरत नहीं है कि पुलिस को अभी तक विवान का पता ही नहीं चला है।
देखिए मैडम, जैसा आपने कहा, हमारे नए सर ने विवान के घर पर फोर्स भेजी थी, लेकिन वह वन नहीं है। उसके निजी मोबाइल को ट्रैक करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि आपने जो नंबर दिए हैं, वह पड़ोसी राज्य का है, इस राज्य का नहीं। अब आप ही बताइए कि जांच कैसे की जाए? महिला पुलिस अफसर ने अधीरता से कहा। आपने कौन सा राज्य कहा? इतना कहकर अवनी ने हेडलाइन की फोटो अफसर के सामने रख दी, जिस तस्वीर में नीली चक्र समाचार चमक रही है। देखें, लेडी अफसर ने फोन को अपने हाथ में लेते हुए कहा। अवनी ने कहा, मेरे मृत पति भी अपने काम के सिलसिले में उस राज्य में जाते थे। फिर अवनी ने विवान की सारी बात अधिकारी से कही। हमने उस राज्य में अपने हनीमून की भी योजना बनाई थी, लेकिन कार सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और खाई में गिर गई। यह सुनकर अधिकारी की भौहें तन गई। मुझे लगता है कि इन दो अलग अलग घटनाओं के बीच कुछ तो संबंध है। भले ही मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन विवान ने तब अपने भैया की करतूतें मुझे बता दी थी। बेशक खाता तब डिलीट नहीं किया गया था, और उसी नंबर से वह मुझे फ़ोन भी करता रहा और मुझे परेशान भी करता रहा। अवनी ने अपने मोबाइल्स की कॉल लॉग को अफसर के आगे रखते हुए कहा, और आप इतने दिनों से चुप रही? इतनी महत्वपूर्ण बातों को नहीं बताया आपने? पूरी कॉल लिस्ट देखने के बाद लेडी अफसर ने कहा, मानती हूँ कि समाज का एक डर है, एक लड़की होने के कारण जड़ता की भावना भी काम करती है, लेकिन आप कब तक अपना चेहरा इस तरह छुपा कर रख सकती हैं? अधिकारी ने अधीरता से कहा, इतने सारे कनेक्टर्स मिलने के बाद आशा करते हैं कि जांच में बहुत प्रगति होगी। हालांकि हमारे नए सर आपके मामले को बहुत ही गंभीरता से भी ले रहे हैं, और यह रही मेरे पूर्व ससुर जी की वसीयत की प्रति। मैं उनकी संपत्ति के सह साझेदारों में से भी एक हूँ, अवनी ने कहा, और वसीयत की कॉपी आगे थमा दी। धन्यवाद। अफसर ने नमस्ते कहकर वहां से उठ खड़ी हुई। मुझे आशा है कि आपके पति की दुर्घटना का मामला फिर से रीओपन करना होगा। अवनी थाने से वापस घर आ जाती है। इतने समय से कहाँ थी? क्या तुम जानती नहीं हो माँ कितनी चिंता करती होगी? और तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। घर लौटकर नहाने के बाद अवनी अपने गीले बाल पोंछ रही थी। तभी दरवाजे से कुणाल की आवाज सुनकर अवनी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। अपने पिता के घर वापस आने के बाद से कभी भी ऑफिस से लौटने के बाद अपनी बहन के बारे में कुणाल ने नहीं पूछा। खाना खत्म करने के बाद पत्नी और बच्चों को लेकर बेडरूम में चले जाते थे। ऑफिस में काम था, इसलिए देर हो गई। माँ को मेज पर खाना परोसने के लिए कहो, मैं अभी आती हूँ। अवनी ने गीले बालों में एक क्लिप बांधते हुए कहा। स्थिति को भांपते हुए अवनी ने पुलिस वाला मामला कुणाल से छुपाए रखा, क्योंकि अवनी को काफी संदेह है कि कुणाल भाई के रूप में कितनी मदद करेगा। यदि वह अपनी बहन की दुर्दशा के बारे में जान भी ले तो भी। माँ ने फिर से उसे तला हुआ बैंगन दिया, लेकिन अवनी चुप रही। दो समान दिखाई देने वाले व्यंजनों में से एक में आलू फ्राई दिखाई दे रहे थे और दूसरे में तले हुए बैंगन के साथ आलू फ्राई। अवनी की माँ ने तले हुए बैंगन और आलू फ्राई की प्लेट अपने बेटे को दी। बैठो, आज ऑफिस से इतनी देर से लौटी? यह कहते हुए अवनी की माँ सीमा देवी ने कुर्सी को अपने बेटे के लिए खींच दिया। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? अवनी ने दाल की कटोरी से अपनी थाली में दाल लेते हुए कहा। आज रात के खाने में उसकी मनपसंद कुरकुरे तले हुए आलू और अंडे के बेरिस्ता भी थे, जो उसकी पसंदीदा पकवान थे। खाएंगे, पहले तुम खा लो। सीमा देवी ने अंडे की दूसरी कटोरी लड़की की ओर थमाते हुए उससे कहा। तुमने बताया नहीं कि लौटने में इतनी देर क्यों हुई? ऑफिस में अचानक कुछ काम आ गया था, अवनी ने मुंह में एक निवाला लेते हुए कहा। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखते हुए अवनी का मन पुराने दिनों में वापस चला गया। शादी से पहले अक्सर माँ अपनी बेटी के पसंद के हिसाब से ही खाना बनाती थी। क्योंकि उसे मछली पसंद नहीं थी, इसलिए अवनी के लिए ज़्यादातर समय वो तरह तरह के अंडे से ही पकवान बना दिया करती थी। वहीं सीमा देवी अपने बेटे के पसंदीदा मछली का तरी बनाकर देती थी।
भले ही वह घर के अन्य कामों में कितनी भी व्यस्त रहती हो, लेकिन अपने दोनों बच्चों का खाना जब तक वो खुद नहीं बनाती, तो उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। इसलिए वीकेंड हो या अन्य दिन, वह सब्जियों के साथ-साथ दोनों भाई-बहनों का पसंदीदा पकवान भी बहुत ही चाव से बनाती थी। लेकिन विशाल से अपनी माँ की अस्वीकृति के खिलाफ शादी करने के बाद उस प्यार और देखभाल में अनिवार्य रूप से कमी आ गई थी। आज करीब 1 साल बाद माँ को उसी रूप में देखभाल करते देख अवनी की आंखों का कोना गीला हो गया। फिर भी उसने अपनी माँ को देर से घर लौटने का असली कारण नहीं बताया। विशाल की सारी कहानी बता दी तो माँ को बहुत तकलीफ होगी और फिर पहले की तरह माँ का प्यार और उससे वंचित होने नहीं चाहती थी। अवनी ने मन ही मन कहकर फिर से खाना शुरू कर दिया। माँ, भुआ और मैं कल दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएंगी। अब हम उस छोटे से कमरे में एक साथ नहीं रह सकती। मैं उसी कमरे में जाऊंगी जहां मैं शादी से पहले रहती थी और बुआ के लिए एक और कमरे की भी व्यवस्था करनी है। खाने पीने के बाद अवनी ने हाथ धोते हुए कहा, मैं आज ही शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन घर लौटने में देर हो गई। लेकिन भुआ क्यों? मेरा मतलब है कि भुआ के लिए तो एक कमरा है, फिर एक नया कमरा क्यों? कुणाल ने नाराजगी से कहा। यह कल्पना करना आसान है कि 2 मंजिले घर में कई कमरे अनुपयोगी पड़े होने के बावजूद अवनी के भैया एक भी कमरा देने के लिए तैयार नहीं है। कोने में वह नम कमरा बिल्ली या कुत्ते के लिए भी अनुकूल नहीं है। आदमियों की तो बात ही छोड़ दो। अवनी ने अपने गीले हाथों को एक तौलिए से पोंछते हुए कहा, भुआ सहना जानती है, इसलिए उन्होंने अपनी असुविधा के बारे में बात किए बिना खुद को उस कमरे में इतने दिनों तक रखा। लेकिन मेरे आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने कितना ही कष्ट सहा है इतने लंबे समय तक। विधवा के रूप में इस घर में मैं नहीं आई होती तो मैं ये कभी नहीं जानती। अवनी ने अपने भैया की ओर देखते हुए कहा। उसके अलावा सब कुछ समझ समझ कर भी ना समझने का नाटक करने की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। स्वार्थ इन दिनों सबसे भयानक संक्रामक बीमारी जो हो गई है। अवनी की कही हुई तीखे शब्द कुणाल के अहंकार को जोर से लगे। मछली के कांटे चुनता हुआ हाथ रुक जाना स्पष्ट रूप से कुणाल की मानसिक गर्मी को दर्शाता है। सीमा देवी ने अपने बेटे की अभिव्यक्ति को पढ़ लिया। उसने जल्दी से कहा, एक और मछली दूं बाबू? नहीं माँ, भूख नहीं है। आधी अधूरी थाली छोड़कर कुणाल उठते ही अवनी ने कहा, मेरी बात सुनकर तुमको बुरा लग सकता है, लेकिन यह मत भूलना कि मैं भी इस घर की सहभागीदार हूँ। इसलिए मुझे भुआ को घर देने का अधिकार है, वो भी मेरे हिस्से से। अच्छा, यह बात तो बाद में भी हो सकती थी। खाने के समय ही ये बातें बोलना जरूरी था क्या? कुणाल की आवाज में स्पष्ट रूप से गुस्सा दिख रहा था अपनी बहन के प्रति। और कब तक समस्याओं से अपना चेहरा छिपा कर रखे भैया? अवनी ने बिल्कुल भी लचीला होते हुए बिना कहा। इसके अलावा हम खाने की मेज पर ही मिलते हैं। हम दोनों ही अपने अपने ऑफिस में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में समय ही कहाँ मिलता है। इतना कहकर अवनी अपने कमरे की ओर चल दी। इतनी जल्दी खाना हो गया अभी? चांदनी देवी ने अपनी भतीजी के घर में प्रवेश करते ही मासिक पत्रिका से अपनी नजरें हटाते हुए कहा। दही मछली की रेसिपी आधी खुली पत्रिका के पतले कागज से झांक रही है। अवनी हर महीने यह लोकप्रिय पत्रिका खरीदती है। समय की कमी के कारण मैगजीन पढ़ना नहीं हो पाता, लेकिन कमरे के एक कोने में पड़ी थी। लेकिन आज भुआ की गोद में दही कतली की रेसिपी देखकर उसके होश उड़ गए। इससे पहले भी 2-3 बार रेसिपी देखने की घटना देखने को मिली थी, लेकिन अवनी ने कभी ध्यान नहीं दिया, ध्यान देने की जरूरत महसूस ही नहीं की। लेकिन हाल ही में अवनी के आंख कान खुला रखने का चलन बढ़ गया है। सुबह मछली शोरबा परोसना, अब वापस चुपके से दही कतला की रेसिपी देखना असामान्य सी लग रहा था। एकादशी का व्रत और शाकाहारी भोजन की आदि भुआ की इस हरकत से अवनी हैरान रह गई। भुआ, आप अचानक मछली की रेसिपी देख रही हैं? अवनी ने वही प्रश्न पूछा जो उसके मन में घूम रहा था। रेसिपी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं इसे देख रही थी। मेरी सास
मेरा मतलब है कि तुम्हारी फूफा जी की माँ भी बहुत अच्छा खाना बना सकती थी। मैंने भी उससे शादी के बाद कुछ ही दिनों के भीतर ही नए-नए पकवान बनाना सीखे। आज मैगज़ीन में यह रेसिपी देखकर आँखों में पुराने दिनों की कहानी याद आ गई। बुआ के जवाब से वह संतुष्ट नहीं हुई। विधवा के लिए अपने ससुराल वालों को याद करना सामान्य बात है, लेकिन दही कतली की रेसिपी से यादें निकालना नहीं। बात ठीक से हजम नहीं हो रही। अवनी ने मन ही मन कहा। इसके अलावा बुआ आज मछली भी परोस रही थी। यह केवल संयोग है या यूं ही? मैं बिस्तर लगा दूं, लेट जाओ, या फिर दरवाजे पर खड़ी होकर उल्टी सीधे ही सोचती रहोगी? चांदनी देवी ने अपनी भतीजी को दरवाजे पर खड़ी देखकर कहा। तुमको भी मछली भात खाने की इच्छा होती है ना? है ना बुआ? उसके दिमाग में जो बेकाबू सवाल घूम रहा था वह अवनी के मुंह से निकल ही गया। चांदनी देवी बिस्तर तैयार कर बर्तन धोने जा रही थी, लेकिन भतीजी के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर उसके पैर सख्त फर्श पर मानो जैसे फंस गए हो। उसकी अपनी जहरीला अतीत उसकी आंखों में तैरने लगा। पति को खोने के बाद झूठे आरोप लेकर घर लौटना, विधवा का ताना सुनना, खाने के विकल्पों पर अलिखित प्रतिबंध, कमर तक लंबी चमकदार सीधे बालों का गायब होना और भी बहुत कुछ। मगर सिर मुंडन की वह स्मृति आज भी जेहन में धुंधली नहीं पड़ी है। कुणाल, अवनी तब बहुत छोटे थे, समझ से चंद कदम दूर, लेकिन कौन जाने उस उम्र में बच्चों ने क्या समझा। चांदनी देवी को यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि सिर झुकाए बैठी भुआ को देखकर बच्चों के मन में क्या समझा होगा। लेकिन वह छोटी लड़की जो कुछ लोगों के बीच में बैठी थी, अपने चेहरे को मुड़ी हुई टखनों में रखकर वह उठकर चांदनी देवी के पास दौड़ती हुई आई। नन्हे नन्हे हाथ पैरों के साथ भतीजी बाल काटना रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। उस वक्त अपनी बुआ को अपनी माँ की देखरेख में बाल कटवाते देख नन्ही अवनी माँ से ही झगड़ा भी करने लग गई थी, लेकिन उसकी वह प्रयास रेत के बांध की तरह ढह गया। दूसरी ओर सामाजिक संस्कारों के डर से युवा विधवा ने दो शब्द भी नहीं कहे। तभी से लेकर मुंह बंद करके सहने की बारी शुरू हो जाती है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। बुआ, कहो ना मुझे, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं ना? फिर तुम मुझसे छिपा क्यों रही हो? तुम्हें मछली भात खाने का बहुत जी करता है ना? है ना बुआ? अपनी भतीजी के प्रश्न सुनकर चांदनी देवी अतीत की यादों को छोड़कर वास्तविकता के धरातल पर वापस आई। कुछ देर झिझकने के बाद उसने अपनी भतीजी से कहा, इच्छा और अनिच्छा में सूक्ष्म अंतर है अभी, जैसे वास्तविकता और कल्पना के बीच होती है। मैं वास्तविकता की इच्छाओं को अपनी कल्पनाओं में ले जाती हूँ, तब अनिच्छा बहुत प्रिय हो जाती है। बुआ के जवाब से अवनी अब भी संतुष्ट नहीं थी। अवनी फिर कुछ कहने ही जा रही थी, लेकिन चांदनी देवी ने उसे रोकते हुए फिर कहना शुरू किया। हमारे समय में महिलाओं की आत्मनिर्भरता शब्द किताबों के पन्नों को सुशोभित ही किया करते थे, लेकिन मैं यह नहीं बताना चाहती कि मैं क्या चाहती और क्या नहीं। लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कह सकती हूँ कि विधवाओं की तकलीफ़ें बहुत हैं। पतियों को खोने के दर्द के बावजूद उन्हें सहानुभूति नहीं मिलती, और थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल भी जाए तो उन्हें सामान्य लोगों की तरह प्यार नहीं मिलता। विधवाएं भी सम्मान की आशा करती हैं, मगर वह खुद को करुणा से लिपट कर प्यार का नाम देना चाहती हैं और खुद पर प्रतिबंध लगाकर सम्मान की उम्मीद करती हैं। क्या समझी अभी? बुआ ने अपनी भतीजी के सिर को सहलाते हुए कहा। शायद यह वर्ग इन नियमों के मकड़जाल के कारण चातक पक्षी की तरह सम्मान की उम्मीद करते हैं। बदले में इच्छाएं कल्पनाओं में रहती हैं। कोई जरूरत नहीं ऐसे सम्मान की। जहां बचपन की वह नासमझ लड़की अवनी का गला ये सब कहते हुए आज फिर से घुट गया, क्योंकि अवनी की माँ दरवाजे को धक्का देकर अंदर आई। आओ भाभी, आओ। चांदनी देवी ने मच्छरदानी का एक कोना उठाते हुए कहा। अभी कोई अपने भाई से ऐसे बात करता है? बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि चलते समय वह अपने बगल में रखे टीन के बक्से के कोने से टकरा गई। उफ, इतना छोटा कमरा, इसमें भी इतने सारे फर्नीचर से भरा हुआ। लोग कैसे चलेंगे फिरेंगे?
बिना एक शब्द कहे वह अपने पैर के अंगूठे को पकड़े बिस्तर पर बैठ गई। तो कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।